इस वीडियो में हम क्लास 9th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइड क्या था? टाइड क्या था? तो टाइड था सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, फ्रांस की मुद्रा, चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइड है चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था टाइड, जो किसानों की से लिया जाता था। किससे? किसानों से लिया जाता था, जो उनकी उपज के जो है टोटल 10वां भाग हुआ करता था। जबकि सीधे राज्य को जो अदा किया जाने वाला कर होता था उसे टाइल कहते थे। उसे क्या कहते थे? उसे टाइल कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में विभाजित था? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 स्टेट में विभाजित था। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। इस तरह से इसका आंसर आएगा सी यानी 3 स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3, गलत मिलान की पहचान करना है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर 4 मैचिंग चीज़ें दी हुई, जैसे रोबेस्पियर शासक है, लुईस 16 शासक है, जॉन लॉक शासक है, नेपोलियन शासक है। तो इसमें सभी मिलान जो सही नहीं है, इसमें से एक ऐसा मिलान है जो गलत है, माफ़ कीजिएगा। तो गलत मिलान कौन सा है? इनकरेक्ट मैच कौन सा है? तो वो इनकरेक्ट मैच है सी, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक जो है इनकरेक्ट मैच है। जॉन लॉक जो है फिलोसोफर है यानी विचारक है, जबकि रोबेस्पियर जो है शासक है, लुईस 16 भी शासक है, नेपोलियन भी शासक है। नेपोलियन की एक संहिता बहुत मशहूर है, वो है 1804 की नागरिक संहिता। रोबेस्पियर जो है इसके शासनकाल को जो है अगर हम बात करें आतंक युग के नाम से भी जाना जाता है। जैकोबिन क्लब का हेड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आतंक युग के नाम से भी जाना जाता है इसके शासनकाल को। लुईस 16 फ्रांस का जो है निरंकुश शासक है। माफ कीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप प्रतीक है। तो अपनी पूंछ मुंह में लिया हुआ सांप किसका प्रतीक है? तो वह प्रतीक है सनातनता का। किसका प्रतीक है? सनातनता यानी बी। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है दासों की आज़ादी का प्रतीक है। तो दासों की आज़ादी का प्रतीक है टूटी हुई जंजीर। तो टूटी हुई जंजीर जो है दासों की आज़ादी का प्रतीक है। इसी प्रकार से सही मिलान की पहचान करना है। माउंट एवरेस्ट भारत, धौलागिरी भारत, मकालू भारत, कामेट भारत। तो देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, धौलागिरी कहाँ है, मकालू कहाँ है? तो यहाँ अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल के अंदर है, धौलागिरी भी किस में है? नेपाल के अंदर, मकालू किसके अंदर? नेपाल के अंदर है। तो सही इसका मिलान वो है कामेट, जो कि भारत में है। कामेट कहाँ पे? भारत में है। इसी प्रकार से मेरा मित्र एक देश का निवासी है जिसके देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो कौन से देश की सीमा है जिसके देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो वो देश है आपका ईरान। ईरान इसमें से सभी देशों के साथ भारत की सीमा जो लगती है, सभी इसमें से हमारे पड़ोसी देश है सिवाय ईरान के। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो 82 डिग्री जो 30 जो है पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत का मानक माध्यान्ह रेखा। क्या है? भारत का मानक माध्यान्ह रेखा, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और भारत की जो मानक माध्यान्ह रेखा है वो इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के नैनी से लिया गया। कहाँ से? इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। ठीक है। प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? वो किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर इसका है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती, जबकि पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। अरब सागर स्थित है। तो अरब सागर स्थित कहाँ है? तो अरब सागर जो है वह भारत के पश्चिम में स्थित। कहाँ पर है? अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला, जो सबसे उत्तरी श्रृंखला यानी नॉर्थ में जो है उसे हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं इस उत्तरी श्रृंखला को? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भांगर क्या है? भांगर क्या है? तो भांगर जो है पुराने जलोढ़ मैदान को भांगर कहा जाता है। नए जलोढ़ मैदान को जो है पुराने जलोढ़ मैदान को भांगर और
नए जुल मैदान को खादर कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। निम्नलिखित में से किसने 2002 में पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था? तो पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया किसके द्वारा? तो लागू किया गया था परवेज मुशर्रफ के द्वारा। किसके द्वारा? परवेज मुशर्रफ के द्वारा लागू किया गया था। सी। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की सरकार में शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं? तो वो सरकार कौन सी है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं? तो शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं लोकतांत्रिक सरकार में। किसमें? लोकतांत्रिक सरकार में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी देश में केवल एक ही दल के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार क्या कहलाएगी? तो इस प्रकार के बाद जो सरकार बनती है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम गैर लोकतांत्रिक। क्या कहेंगे? गैर लोकतांत्रिक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 16वां, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? इन विच ईयर द वुमेन इन सऊदी अरेबिया गॉट राइट टू वोट? तो वह है 2015 में अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। क्या है? सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा ने किस वर्ष संविधान को अंगीकृत किया? तो संविधान सभा ने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया? तो 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है? तो उत्पादन का कारक कौन सा है? इसमें आप देखें भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। तो उत्पादन का कारक इसमें उपयुक्त सभी हैं, सभी उत्पादन के कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया पालमपुर गांव में की जाती है? तो पालमपुर में जो आर्थिक क्रिया है वो कृषि भी है, परिवहन भी है, लघु एवं कुटीर उद्योग भी है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, कमल मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, बताइए कि वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मिट्टी बर्तन बनाने का काम करता हुआ है प्राथमिक क्षेत्रक। किस में आता है? समिधा एक कामकाजी महिला है, उसे सवैतनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा यानी बीमा ग्रेच्युटी प्राप्त है, बताइए वह रोजगार के किस क्षेत्र में काम करती है? तो वह रोजगार के किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो वह है संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। किसमें? रोजगार के संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा HIV बीजों का अवगुण है? तो HIV बीजों का जो अवगुण है वो कौन सा है? तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, भौम जलस्तर में कमी, भूमि की उर्वरता में कमी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही है, यानी HIV बीजों गुण जो अवगुण है वो सभी हैं। अभिकथन और कारण, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा है भारत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सारे निर्णय लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो अभिकथन और कथन दोनों कारण दोनों सही है। तो ए इसका सही ऑप्शन है। सही मिलान कीजिए और विकल्प में सही का उत्तर चुनिए। तो सही मिलान करना है हमें। तो आप देख सकते हैं पहला गणतंत्र, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा न्याय। तो गणतंत्र का आएगा सबसे पहले। तो गणतंत्र का मतलब होता है भारत का प्रमुख लोगों द्वारा चुना होगा, न कि किसी वंश या राज्य या खानदान का। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सी का आएगा यहाँ पर ए। तो स्वतंत्रता क्या है? नागरिक कैसा सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर अमल करे, इस पर कोई सुनिश्चित पाबंदी नहीं होगी। और न्याय बी। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं? तो किससे प्रेरणा लिया गया है? तो दुनिया में सबसे पहले था वह संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। भारत एक पदनिरपेक्ष देश है का अर्थ है, भारत एक पदनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य होता है। तो वो होता है समान। क्या होता है? एक समान। कथन और कारण,
चीन एक अलोकतांत्रिक देश है। कारण, चीन के लोगों के पास चुनाव में कोई विकल्प नहीं होता। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। 31, बेहतर निर्णय लेने की संभावना कम होती है। लोकतंत्र पक्ष में कौन सा तर्क उचित है? पहला, बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, निर्णय लेने में देरी होती है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प है 31 का, वह है केवल 1 और 2। क्या है? केवल 1 और 2 यानी बी। केवल 1 और 2, बी इसका सही आंसर है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 8 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1928 में भारत का संविधान बनाया? तो कौन से नेता है जिसने भारत का संविधान बनाया 8 अन्य नेताओं के साथ? 32। तो इसका जो सही आंसर है वह है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिकारों के कमेटी में, वह है बी, मोतीलाल नेहरू। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कारण, भारत की मानक समय रेखा का मान 82 डिग्री 30 है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है? तो वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। बिल्कुल सिंपल है, प्रायद्वीपीय पठार का सही आंसर होगा बी। 36 देखिए, बरकान क्या है? तो बरकान की बात करें तो बरकान जो है बालू के अर्धचंद्राकार टीले को बरकान कहा जाता है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप परवालों से बना है? तो वो कौन सा द्वीप है जो परवालों से बना है? तो लक्षद्वीप जो है परवालों से बना हुआ है। गोवा के दक्षिण में स्थिर पश्चिमी तटीय पट्टी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। 39, भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारक है। बिल्कुल ठीक है, भूमि दुर्लभ और सीमित है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या नहीं है। तो इस तरह इसका बी सही ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करने में। तो गलत कथन कौन सा है? तो वह है भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण, जबकि भवन का स्थायी पूंजी का उदाहरण है, बी इसका कथन गलत है। 41, गाँवों में मौसमी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर लोग कृषि पर आश्रित होते हैं। तो कथन और कारण दोनों बिल्कुल क्या है? सही है। तो 41वें का ए इसका सही ऑप्शन होगा। 42, खाद्यान्नों के उपज में वृद्धि संभव हुई। तो खाद्यान्नों की उपज में वृद्धि संभव हो पाई किसके कारण? तो वह है हरित क्रांति के कारण। फ्रांस में बढ़ते करों से सबसे ज़्यादा तीसरा स्टेट प्रभावित था। बिल्कुल सही है, फ्रांस में केवल तीसरे स्टेट को ही कर देना होता था। तो कथन और कारण बिल्कुल दोनों सही है। तो 43वें का ए इसका सही आंसर है, 43 का ए। इस प्रकार से 44 भी है। तो 44 देख सकते हैं कि फ्रांस में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक युग कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। रोबेस्पियर ने दंड और नियंत्रण की सख्त नीति अपनाई। तो कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है। तो ए भी इसका सही आंसर 44 का क्या होगा? ए। अब बात करते हैं 45 का। महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया? महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया वह ओलंपेज दे गूंज ने। 46 यहाँ पर मिलान करना है। 46 क्वेश्चन नंबर 46, तो आप देख सकते हैं राजदंड। तो पहले का शाही सत्ता का प्रतीक क्या है? राजदंड का ए का डी होगा, यानी फर्स्ट का डी। दूसरे की अगर हम बात करें तो वह है लाल फ्राइजियन टोपी। तो फ्राइजियन टोपी, तो दो का क्या आ जाएगा यहाँ पे? दासों द्वारा स्वतंत्र होने बाद पहने जाने वाली टोपी। तो इसका आएगा सी। फिर डहने वाली स्त्री, तो थर्ड का है आपका बी, कानून का मानवीय रूप जो है वो डहने वाली स्त्री है। फिर आता है विधिपट, तो विधिपट है कानून के नज़र में सब बराबर। तो इस तरह से 46 का जो सही आंसर है वो है आपका डी। 46 का डी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है स्रोत आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन्हें पढ़कर इसका आंसर आपको देना है। तो 47 की बात करें, पालमपुर में विनिर्माण होता है।
तो पालम पूर्व विनिर्माण क्या होता है, छोटे स्तर पर होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन पालम पूर्व में गैर कृषि कार्यों का उदाहरण नहीं है, तो गैर कृषि कार्यों का उदाहरण नहीं है वह फसल उगाना गैर कृषि कार्य उदाहरण नहीं है। पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पालमपुर के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वह केवल विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से किया जाता है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है, केवल 2 इसका कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, परिवहन से जुड़े लोगों का क्या कार्य है, तो परिवहन से जुड़े लोगों का कार्य क्या है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, बिल्कुल सही है। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये भी सही है, तो ए और बी दोनों सही है 50वें का। पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, तो पालमपुर में जो आर्थिक क्रिया उदाहरण है वो उपरोक्त सभी जो है आर्थिक क्रिया के उदाहरण है। अगला है पालमपुर और रायगंज के बीच निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो कौन सा नहीं लाया जाता है, तो इस तरह इसका होगा हवाई जहाज, बाकी सभी लाया जाता है। फिर स्रोत 2 है, इस स्रोत 2 से कुछ प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ना है और स्रोत 2 को पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको देना है। मध्य वर्ग खिलाफ थे, तो मध्य वर्ग किसके खिलाफ थे, तो मध्य वर्ग खिलाफ थे जन्म आधारित विशेषाधिकार, किसके, जन्म आधारित विशेषाधिकार यानी बी के। क्वेश्चन नंबर 54, सरकार के अंदर सत्ता विभाजन का मत किसने प्रस्तुत किया, तो सरकार के अंदर सत्ता विभाजन का मत प्रस्तुत किया था मॉन्टेस्क्यू ने, किसने, मॉन्टेस्क्यू ने। निम्नलिखित में से कौन मध्यम वर्ग का भाग नहीं था, तो कौन जो है मध्यम वर्ग का भाग नहीं था, तो वह है केवल मजदूर जो थे वो मध्यम वर्ग के भाग नहीं थे, केवल 2। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, इस मत का समर्थन इनमें से किसने नहीं किया, तो इस मत का समर्थन इनमें से किसने नहीं किया, तो इसका समर्थन कुलीनों ने नहीं किया था, किसने नहीं किया था, कुलीनों ने। मध्यम वर्ग ने संपत्ति अर्जित की थी, तो मध्यम वर्ग ने संपत्ति अर्जित की थी, तो वह उपरोक्त सभी, समुद्री व्यापार से भी, रेशमी व्यापार से भी, ऊनी वस्त्र व्यापार से भी, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन 58, क्वेश्चन में 58 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यम वर्ग के संबंध में सत्य नहीं है, तो मध्यम वर्ग के संबंध में सत्य नहीं है, तो वो है कि उनका मानना था कि समाज में जन्म आधारित विशेषाधिकार होना चाहिए, ये नहीं है। फिर मैप वाले क्वेश्चन प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैप वाले जो क्वेश्चन आप यहाँ अगर बात करें तो यहाँ दिया गया है कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर संकेत ए उस राज्य की राजधानी है जिस राज्य में ये अंकित है, राजधानी नाम विकल्प में से पहचान कर लिखिए। तो 59 की अगर हम बात करें तो वह है आपका रांची, क्या है, रांची। तो इस तरह से इस भारत के झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो भारत के झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, वो है रांची। भारत के उसी राजनीतिक मानचित्र संकेत भी एक पर्वत चोटी है, तो जो पर्वत चोटी सिंपल वो है कंचनजंगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये आपके इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके पेपर में बन सकते हैं, इस प्रकार के सवाल। इसे रिवीजन कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।